नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था मेंडल के बारे में। मेंडल ने 1856 से लेकर के 1863 तक 7 वर्ष काम किया था मटर के पौधे पे, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेकर के वो चले थे। और 1865 में उन्होंने रिसर्च अपना पेपर पब्लिश किया, परंतु वो पब्लिश पेपर जो रिसर्च पेपर था वो पड़ा रह गया। इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताई गई थी कि उन्होंने जो टॉपिक लिखा था वो ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर पब्लिश किया था रिसर्च। मेंडल के रिसर्च पेपर के पब्लिश होने के 34 वर्ष तक इसको कोई पढ़ा नहीं था। 1900 में 3 वैज्ञानिक आए थे, हीगो डिवरिश, कार्ल कोरिन और एरिक वॉन शेरमार्क। इन तीनों ने फिर से अलग अलग रिसर्च किया, अलग अलग प्लांट्स पर रिसर्च किया, और रिसर्च करके जब कंक्लूजन निकाला तो वहीं पहुंचे जहां पर मेंडल 1865 में पहुंचे थे। इसलिए इन्होंने मेंडल के रिसर्च को रीडिस्कवर्ड किया कहा जाता है। तीनों वैज्ञानिकों का बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। ये जब देखा कि मेंडल 1865 में कर चुके हैं, तब मेंडल की थ्योरी को, मेंडल के एनालिसिस के रिसर्च पेपर को निकाल करके जब स्टडी किया तो उन्होंने ये तीनों वैज्ञानिकों ने मिला करके मेंडल के नियम बनाए। मेंडल ने कोई नियम नहीं बनाया था, मेंडल तो रिसर्च पब्लिश किए थे रिसर्च पेपर पे, अपना रिसर्च वर्क जो निकल के आया मेंडल के। कार्ल कोरिन ने बताया कि मेंडल के रिसर्च पेपर के आधार पर मेंडल के 3 नियम हैं। पहला नियम था, इसी नियम के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। नियम है क्या? तीनों नियम। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 नियम निकाले गए थे, मशहूर है, पूछा जाता है एग्जाम में। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन मेंडल के लॉ से या मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से सवाल आते हैं, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये तीनों नियम मेंडल के क्या हैं। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर देखेंगे तो देखिए, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जब 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देकर के क्रॉस कराया जाता है, चला जाता है, तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। इसी तरह से आगे अभी डाई हाइब्रिड आएगा। जब 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चलेंगे उसको डाई हाइब्रिड कहेंगे। मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ये टर्म्स है, इसके बारे में जानना आवश्यक है, नहीं तो हम नियम को समझ नहीं पाएंगे। मोनोहाइब्रिड 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मोनो। डाई हाइब्रिड 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और एक शब्द इसमें आता है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि सिमिलर पेयर्स ऑफ एलील्स फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए सिमिलर अगर एलील्स होंगे उसको हम होमोजाइगस कहेंगे, और एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर्स के लिए अगर एलील्स डिसिमिलर होंगे उसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। होमोजाइगस को शुद्ध प्लांट कहा गया है और हेट्रोजाइगस को संकर प्लांट कहा गया है। तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ये 4 टर्म्स हैं। चारों के 4 टर्म्स को जानने के बाद हम इनकी थ्योरी को ठीक से समझ पाएंगे। अब डोमिनेंस, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम देखेंगे तो इन क्रॉस बिटवीन प्योर होमोजाइगस, मैंने बताया था होमोजाइगस का मतलब सिमिलर ट्रेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर, सिमिलर एलील्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट। एक कैरेक्टर्स के लिए जो एलील होते हैं वो समान हो, उसको हम होमोजाइगस कहेंगे। इसको हम प्योर प्लांट भी कहते हैं, प्योर गुण भी कहते हैं। तो यहां पे प्योर की गुण हो रही है, इन प्योर की, शंकर की गुण की नहीं हो रही है। तो मेंडल बोल रहे हैं कि इन क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ ए पेयर, ओनली 1 कैरेक्टर्स
appear in the first generation, the characters which express themselves called dominant, which cannot express them called recessive. होमोजाइगस प्लांट को लेकर के एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को जब होमोजाइगस होंगे मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो देखा कि पहली पीढ़ी में केवल एक कैरेक्टर दिखते हैं। जो कैरेक्टर दिख रहा है उसको उन्होंने डोमिनेंट कहा, जो नहीं दिख रहा है छिपा है उसको उन्होंने रेसेसिव कहा। चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। लंबा पौधा एक कैरेक्टर है, बौना पौधा दूसरा कैरेक्टर है। मोनोहाइब्रिड में वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपरीत लक्षण है, एक लंबा है दूसरा बौना है, लेकिन दोनों शुद्ध हैं, होमोजाइगस दोनों हैं, सिमिलर एलिल्स हैं उस ट्रेट के लिए, उस कैरेक्टर के लिए, इसलिए इसको टी लिखा गया देखें, और इसको हाफ स्मॉल टी लिखा गया क्योंकि ये बौना है और ये लंबा है, लेकिन है दोनों होमोजाइगस, सिमिलर है। जब मेंडल ने इनको क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में देखा कि संकर पौधा आया, इसमें से भी इसमें से, लेकिन वो लंबा था। मेंडल को यह विश्वास था कि जब एक लंबा और एक बौने पौधे को क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में या तो पौधे लंबे होंगे या तो पौधे बौने होंगे, क्योंकि ये लंबा बौना से लिए गया है। यदि ये दोनों नहीं होंगे, दोनों के बीच में होंगे, एवरेज होंगे, मझोले टाइप के पौधे होंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट कुछ और आ गया, सभी लंबे आ गए। मेंडल को ताजुब हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो लंबा आया हमारा, देखें इसमें से जो गुण है तो इस बौने का भी गुण इसमें देखें, स्मॉल टी भी है, बौना भी गुण है, और लॉन्ग टी है, बड़ा वाला कैपिटल टी है, दोनों यानी लंबा और बौना दोनों को इसमें है एलिल्स, लेकिन दिख क्या रहा है, केवल लंबा, बौना वाला इसमें रेसेसिव में छिपा हुआ है। इसलिए इसको हम लोगों ने हेटेरोजाइगस कहा कि पहले पीढ़ी में एक कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया और एक रेसेसिव हो गया, छिप गया। जब मेंडल ने इसको सेल्फ क्रॉस कराया, टी को, यानी इस संकर के पौधे को जो सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, तो देखा कि इसमें 4 तरह के पौधे आए। देखेंगे आप फिगर, एक आया शुद्ध लंबा, दूसरा आया संकर लंबा, लंबा तो है लेकिन संकर है जैसे फर्स्ट पीढ़ी वाला है, तीसरा पौधा आया संकर लंबा, ये भी आया, और चौथा पौधा आ गया शुद्ध बौना। यानी जो रेशियो आया वो 3:1 का आया, 3:1 का रेशियो आया फिनोटाइप टाइप, जबकि जेनेटिकली ये 1, 2 और 1 के रेशियो में है। दो शब्द फिर आ रहे हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जो दिखता है, मॉर्फोलॉजी, वो फिनोटाइप है। लेकिन जो जेनेटिकली जो जीन्स बने हुए हैं उसके स्ट्रक्चर को जेनेटिकली क्या है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। देखने में तो 3:1 रेशियो आ रहा है, 3 लंबे 1 बौना, लेकिन जेनेटिकली इसका रेशियो क्या है, 1:1। एक शुद्ध लंबा है, दूसरा शुद्ध बौना है, तीसरा संकर है। 2 संकर हैं, यानी देखिए 2 संकर लंबे हैं और 2, एक शुद्ध है लंबा है, एक शुद्ध बौना है। तो जो रेशियो आया वो ए आया। इस तरह से कंक्लूजन क्या निकला कि वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, देन इन F1 generation only one characters dominant and others recessive. Which characters are dominant, वो दिखेंगे, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे वो दिखेंगे, जो कैरेक्टर नहीं डोमिनेंट होंगे, रेसेसिव होंगे, नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से मेंडल के नियम को, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। हालांकि आगे चल करके ये नियम हर पे नहीं लागू हो पाया, लेकिन संयोग से इस पौधे पर, इस जो उन्होंने चयन किया था लंबा पौना वाला, इस पर लग गया था। ये हमारा इस तरह से हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लाइन का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, इसका दूसरा भी नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स।
इसमें मेंडल बोलते हैं लॉ स्टेट्स दैट हाइब्रिड आर हेट्रोजिनस इफ F1 generation have two contrasting character are allelomorphs, dominant and recessive nature. These alleles for remains together for a long time, but don't contain or mix together each other. They separate or segregate by the gametogenesis. ये जो हमारा चित्र के माध्यम से जब समझेंगे, जब शंकर प्लांट्स आया था, शेल्फ क्रॉस जब इसको कराया गया तो देखा, मेंडल ने ये देखा कि ये गैमीटोजेनेसिस जब होती है, जब गमीट्स बनते हैं तो जो शंकर वाले हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जो करेक्टर हैं सब अलग हो जाते हैं, एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो अलग हो जाएंगे। देखें टीटी है, यानी हेट्रोजेनस प्लांट को जब सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो गमीटोजेनेसिस के दौरान ये सब अलग हो जाएंगे, 3:1 रेशियो आ गया, यानी जो क्रॉस हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन छिपा है। दोनों लॉ एक ही फार्मूले से चलते हैं। मिक्स तो हुआ, शंकर तो आया, लेकिन वो बहुत देर तक वो गुण एक साथ रह नहीं पाएंगे शंकर के हेट्रोजेनस के। एट द टाइम ऑफ गमीटोजेनेसिस वो अलग हो जाएंगे। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब गमीटोजेनेसिस होगी, गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म और ओवा बनेंगे, उस समय ये कैरेक्टर जो मिक्स्ड हैं, हाइब्रिड के रूप में है, शंकर के रूप में है, हेट्रोजाइगस के रूप में है, वो सब अलग हो जाएंगे, एक साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं। दे सेग्रीगेट, सिंपल सा है, ये बहुत देर तक नहीं रहेंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब देखिए सेग्रीगेट इसलिए हो गए 3:1, 1:2:1, इनका जीनोटाइपिक रिजल्ट आ गया। इसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये या लॉ ऑफ प्योरिटी। गमीटोजेनेसिस के दौरान ये जितने करेक्टर्स हैं सब अलग हो जाएंगे। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असार्टमेंट। इसमें अब तक तो मेंडल एक पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर लेके चले थे, अब उन्होंने 2 पेयर लिया। 2 पेयर लेकर के देखना चाहे कि अब इसमें क्या रिजल्ट आता है। इसमें बोलते हैं कि मेंडल व्हेन पेरेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर 2 or more pair of contrasting characters or factors, they inheritance of one pair of factors independent to that of the other pair of factors. जब 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाएंगे तो इसमें से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं। फिगर के माध्यम से समझेंगे। जब देखें, एक हमारा है येलो और राउंड, ये सीड है, 2 कैरेक्टर है, ये येलो है और राउंड है, इसलिए YY और RR से इसको लिखा गया। दूसरा सीड का नेचर लिया उन्होंने ग्रीन और व्रिंकल, Y और स्मॉल r, 2 कैरेक्टर लिया। यानी शीट का इन्होंने क्या लिया? कलर और शेप। पहले वाले शीट का क्या था? येलो और राउंड। दूसरे वाले का शीट का कलर क्या है? ग्रीन एंड व्रिंकल। शेप और कलर दोनों को, साइज को, 2 कैरेक्टर्स उन्होंने एक साथ लिया और क्रॉस कराया। तो पहली पीढ़ी में देखा कि येलो राउंड के ही सभी हैं, बट ये हेट्रोजिनस है, हेट्रोजाइगस है। ये होमोजाइगस थे, प्योर थे, ये भी प्योर थे। जैसे फर्स्ट एक पेयर लेके चला गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर लेके चला गया था होमोजाइगस, उसी तरह से 2 पेयर लेके चला गया होमोजाइगस। पहली पीढ़ी में क्या निकले? येलो और राउंड सभी हेट्रोजाइगस। जब उन्होंने इसको सेल्फ क्रॉस कराया, देखिए इस तरह का रेशियो आया इनका, येलो राउंड बीज आ गए, येलो राउंड दूसरा आ गया, येलो राउंड और येलो राउंड, येलो राउंड, येलो व्रिंकल, येलो राउंड, येलो व्रिंकल, फिर येलो राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, और उसके बाद येलो राउंड, येलो व्रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन व्रिंकल। जो इनका रेशियो आया फिनोटाइप का 9:3:3:1। ये रेशियो थोड़ा सा याद करना जरूरी है, कभी कभी रेशियो के बारे में पूछ लिया जाता है। जो रेशियो आया
वो है 9:3:3:1। फिनोटाइप का 9 हमारे क्या निकले, येलो राउंड, 3 क्या निकले, येलो रिंकिल, फिर 3 क्या निकले, येलो ग्राउंड, फिर 1 कितने निकले, येलो रिंकिल। ये जो रेशियो आया 9:3:3:1 का आया, 2 पेयर्स ऑफ। अब देख रहे हैं इसमें कि जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे के हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट एशार्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में रेशियो एआई रेशियो कभी कभी पूछा जाता है मिनरल के नियम में, इंडिपेंडेंट एशार्टमेंट में। इस फिगर से जब समझेंगे तो ये नियम आया। पहले वाले में क्या था, 3:1 फर्स्ट पीढ़ी में। इसमें भी आया सभी राउंड येलो और राउंड थे, लेकिन पॉलिनेशन जब सेल्फ कराया गया तो 9:3:3:1 का रेशियो आ गया था। उसमें 3:1 का रेशियो आया था, इसमें 9:3:3:1 का रेशियो आया। इससे निष्कर्ष क्या मेंडल ने निकाला कि ये जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जो करेक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए रेशियो चेंज हो गया। तो इस तरह से मेंडल ने 3 नियम लिखे। मेंडल के 3 नियम बताए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी इसको कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशार्टमेंट। ये मेंडल के 3 नियम हैं जो आगे चल करके लागू नहीं हो पाए, लेकिन मेंडल के जो रिसर्च थे उस रिसर्च के आधार पर ये मेंडल ने 3 नियम बनाए गए। ये मेंडल के 3 नियम हैं। आप इसको ठीक से पढ़ेंगे किताब में, और इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, चित्र के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। इसमें 2-3 शब्द देखना जरूरी है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, एलील और जीन्स। ये 2-3 टेक्निकल वर्ड इसमें आए हैं। ये जब समझ में आ जाएंगे सब, तब इस थ्योरी को, ये मेंडल के नियम को आसानी से हम लोग समझ लेंगे। बहुत सिंपल है। आई होप आप समझ गए होंगे। किताब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपसे बता दूं कि मेंडल के जो नियम है और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 3 से 4 सवाल आते हैं। इसको ठीक से अगर हम पढ़ लेंगे और इसमें जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो थ्योरी और क्लियर हो जाएगी। इसमें 30-50 क्वेश्चन भी लेके आएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। थैंक्स वेरी मच।